हे गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का फर्स्ट फेज मर्केंटाइलिस्ट शुरू किया था। एक तरीके से देखा जाए ना तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एक इट इज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बट इट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल, social and cultural affair. So that's why we already understand the political affair, like political control. We already know that about that Bengal, the Battle of Plassey and Battle of Buxar, and then after Treaty of Allahabad, and then British attach with the first Anglo-Mysore War. We already know that one of the reason is that he want to try control Malabar region, मसाला वाला क्षेत्र जो कंट्रोल करने के लिए। और जो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर था वो फ्रांस का अलायंस था, इसलिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। और इसके बाद क्या कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो एक अच्छी ट्रीटी थी हैदर अली के लिए। और इसी बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी थे ना, वो मराठा के क्षेत्र में जो पेशवा था उसके साथ रिलेशन मीन्स के पेशवा के पद के जो आंतरिक चुनौती चल रही थी उसी में हस्तक्षेप किया। इसी वजह से ब्रिटिश ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखा, लेकिन अभी मराठा शक्तिशाली थे और ब्रिटिश और मैसूर के साथ लड़ाई लड़ रहे थे साउथ में, इसलिए ट्रीटी ऑफ सालबाई कर दी थी। और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ब्रिटिश को चुनौती दी, और ट्रीटी ऑफ मालेगांव की, जो एक इक्वल ट्रीटी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि थर्ड वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करनी पड़ी और अपना आधा राज्य छोड़ना पड़ा। और लास्ट में लॉर्ड वेलेस्ली के अंतर्गत फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और जिसके अंतर्गत टीपू सुल्तान की मौत हो गई अपने कैपिटल को बचाते हुए। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो इसको हमने रिकैप कर लिया। अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जो है सब्सिडियरी अलायंस। इट इज द वन ऑफ द लॉर्ड वेलेस्लीज डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक that expand British control throughout India without direct conquest और military campaign। इस समय तक हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि यूरोप में नेपोलियन के अंतर्गत यूरोप को ब्रिटिश और यूरोप नेपोलियन की चुनौती से जूझ रहा था, और नेपोलियन ने मिस्र पर भी हमला करके अपना कब्जा कर लिया था, और भारत पे उसकी आक्रमण की भी आशंका थी। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया था उस समय कि भारतीय क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले। इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की। इट इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट इन विच इंडिया स्टेट रिसीव ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल रिवोल्ट। This reduce need for state to maintain their own army while creating dependency। यानी कि ब्रिटिश भारतीय शासक को अपनी ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित करेगी, यानी कि ब्रिटिश सेना जो भारतीय राज्य में रहेगी और भारतीय राज्य को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से रक्षा करेगी, और वो सेवा मुफ्त में नहीं देगी। उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा राज्य को। उसमें क्या एक तो अपना भूदान दे सकती है, अथवा नगद में रकम देके अपनी सेना स्थापित कर देगी। स्टेट पेड फॉर ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन इन देयर टेरिटरी थ्रू रेगुलर सब्सिडीज। दिस ड्रेन स्टेट ट्रेजरी व्हाइल फंडिंग कंपनी मिलिट्री एक्सपेंशन अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब है कि इसकी मदद से ब्रिटिशरों ने अपनी एक सेना स्थापित कर ली। किसकी मदद से? किसकी खर्चे से? भारतीय शासकों के खर्चे से। यानी कि एक तरह से अपनी सेना भी डेवलप हो गई, और जो खर्चा था उसको भारतीय शासकों को भरना पड़ा, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की। कहाँ पे?
जो दरबार होता ना, कोर्ट, वहां पे स्थापना की, जो डिप्लोमेटिक निर्णय लेगा और उसकी फॉरेन पॉलिसी में कंट्रोल करेगा, जो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो राजा था ना, उसकी विदेश नीति पे कौन सा किसका कंट्रोल आ गया? ब्रिटिश रेजिमेंट का। और उसने उसका उद्देश्य था, उस सब्सिडी अलायंस में लिखा हुआ था कि वो रेजिमेंट इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वो व्यवहार में लागू नहीं हुआ और अ, उसने अपना आंतरिक आंतरिक हस्तक्षेप चालू रखा, जिसकी वजह से उसकी ऑटोनॉमी भी खत्म हो गई। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश को तीन लाभ हुए। एक तो ब्रिटिश भारतीय राज्यों की मदद से ब्रिटिश को एक बड़ी सेना की स्थापना होगी। दूसरा, जो भारतीय राज्य थी ना, उसकी विदेश नीति पर उसका कंट्रोल हो गया ब्रिटिशरों का। और तीसरा, आगे जो भी वॉर लड़े गए वो या तो शत्रु देश की भूमि पर लड़े गए या मित्र देश की भूमि पर, लेकिन कोई भी वॉर ब्रिटिश भूमि पर लड़े नहीं गए। इसके क्या लाभ हुआ कि जो आर्थिक प्रवृत्ति ब्रिटिशरी की चल रही थी मर्केंटाइलिज्म के अंतर्गत, वो सेफ हो गई, अपना और जो प्रेसिडेंसी थी ना, उसका रक्षण हो गया। This system, the ring of dependent alliance, that serve as a buffer against the rival Euro power while expanding British influence across India without direct annexation or costly war. इसलिए कोई भी वॉर का जो खर्चा था ना, वो भारतीय राज्य को भरना पड़ता था। एंड विच अंडर मेनी स्टेट get benefited under the subsidiary alliance, not benefited, it control under subsidiary alliance. The first state is Hyderabad, then Mysore. भी हमने देखा था कि मैसूर टीपू सुल्तान को भी लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रक्षण में लाने की प्रस्ताव रखा था, उसने मना कर दिया और उसके हार के बाद मैसूर को इसके अंतर्गत लाया गया। उसके बाद तंजौर, अवध और मराठा स्टेट, जो हम आगे दूसरा एंग्लो मराठा वॉर का कारण बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। इसी बीच हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंतर्गत 20 वर्ष का ब्रिटिश और मराठा के बीच शांति समझौता हो गया था और इस 20 साल के अंतर्गत मराठाओं के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से फाइटिंग अमंग द मराठा लीडर्स एंड द डेथ ऑफ नाना फडणवीस लेफ्ट द पावर गैप बिटवीन होलकर, सिंधिया एंड पेशवा बाजीराव सेकंड। और इसी के आगे, इसके अंतर्गत आगे इस तीनों के बीच पावर स्ट्रगल चलेगा, जिसमें एक स्टोरी बताता हूँ जिससे ये टॉपिक थोड़ा याद रह जाए। जिसमें सिंधिया और बाजीराव सेकंड दोनों मिलकर होलकर के यंगर ब्रदर पर हमला करते हैं और रिटेलिएट में होलकर पेशवा बाजीराव सेकंड पर हमला करता है और पेशवा बाजीराव सेकंड हार जाता है। इसी वजह से आफ्टर द लूजिंग टू होलकर, द पेशवा बाजीराव सेकंड रन टू ब्रिटिश लैंड्स एंड साइन द ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ बेसिन, which give right to British company in the Maratha affair, जिसके कारण सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। ये ट्रीटी ऑफ बेसिन थी जिसकी वजह से सेकंड मराठा युद्ध शुरू हुआ। ये याद रखना एक पॉइंट है, प्रीलिम में कहीं पे भी पूछ सकता है। और इसी के चलते मिलिट्री कैंपेन शुरू हुआ कि जिसमें जनरल वेलेस्ली ने won the battle at Essay and Argonne, beating the Maratha force that were 5 times larger than his army. इसी वॉर के चलते ये साबित कर दिया ब्रिटिशरों ने कि ब्रिटिश और भारतीय प्रायद्वीप में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गए हैं, क्योंकि जो मराठा उस समय शक्तिशाली थे उसको हराने में वो सफल रही थी। और नॉर्थर्न कैंपेन में जनरल लेक के अंतर्गत दिल्ली और आगरा मुगल के अंतर्गत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को आजाद कराया, क्योंकि उस समय तक पेशवा ने शाह आलम द्वितीय को अपने अंतर्गत स्थापित कर लिया था, क्योंकि वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इसी वजह से। एंड गेन द मोर पावर एंड रिस्पेक्ट।
और इसी वॉर के अंत में afterwards through the treaty British took lands between the Ganga and Yamuna from the सिंधिया एंड भोसले के पास से ओडिशा और वेस्टर्न बराल ले लिया, लेकिन अभी भी होलकर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित था और ब्रिटिशरों को चुनौती दे रहा था। और अंत में ब्रिटिशरों ने संधि करके ये वॉर को खत्म कर लिया, क्योंकि अभी भी मराठा शक्ति यथावत थी, थोड़ी भी लेकिन थी। अब हम आगे की पॉलिटिकल जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फेज में देखेंगे, लेकिन इस फेज में यहीं तक था। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें मर्केंटाइल फेज में ब्रिटिशरों ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। इसमें मेजरली ब्रिटिशरों ने मेजर चेंज नहीं किए थे, ओनली इन रेवेन्यू पार्ट एंड judiciary part only some change are happen, and then after he make a system that exploit more resource. Like after military victories, the British East India Company established distinct administrative system designed to maximum revenue extraction while minimize governance cost. इसी वजह से जो मुगल का ढांचा था ना, वो यथावत रहा और मेजर चेंज नहीं किए, ओनली जहां पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम दाखिल करनी थी वहीं, और जुडिशियल सिस्टम जो दीवानी मामला था उसमें मेजर चेंज किए। द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन एंड इनडायरेक्ट रूल इन बीच इस बीच ब्रिटिशरों ने गवर्निंग थ्रू एग्जिस्टिंग इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एलाइट्स और ट्रेड मोनोपोलीज एंड लिमिटेड स्टेट बिल्डिंग। इसी बीच अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएटिंग मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन रेवेन्यू एंड कंट्रोल। मेन फोकस इज रेवेन्यू एंड कंट्रोल। अब हम एक एक गवर्नर जनरल के अंतर्गत क्या क्या आर्थिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए गए हैं वो देखेंगे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत ड्यूल गवर्नर सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल, जिसमें हमने देखा था थोड़ा था, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर के अंतर्गत दीवानी राइट मिल गए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूल अथॉरिटी स्थापित की थी, जिसमें नवाब रिटेन द जुडिशियल एंड पुलिस पावर व्हाइल कंपनी कंट्रोल रेवेन्यू एंड फाइनेंस। बट वहां पे एक डेप्यूटी नवाब का पद भी निर्माण किया था और नवाब को इसके अंतर्गत रखा गया था। इसी वजह से जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था एडमिनिस्ट्रेशन पर वो ब्रिटिश के अंतर्गत था। इसी वजह से इसे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोला जाता है। दिस रूल बाय प्रॉक्सी अलाउ द कंपनी टू एंजॉय बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, क्रिएटिंग डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑन बंगाल। जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ कि बंगाल की वेल्थ है ना वो ड्रेन टू ब्रिटिश, एंड वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट लीड टू डिवास्टेटिंग बंगाल फेमाइन। उसी समय 1770 में जो एक फेमाइन आया था, उसी बीच बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन वास्प आउट हो गई थी। वही एक खराब परिस्थिति थी। और जो रॉबर्ट क्लाइव ने रेवेन्यू सिस्टम अप्लाई किया था ना, वो ये था कि उसने जमींदार को टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उसके सर्वेलेंस ब्रिटिश अधिकारी कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक कोई एक ढांचा नहीं था ब्रिटिश अधिकारियों का कि रेवेन्यू कलेक्शन कर सके, इसलिए जमींदार को टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसके ऊपर सर्वेलेंस सुपरविजन ब्रिटिश अधिकारी कर रहे थे, जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सके। लेकिन जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एंड रेवेन्यू सिस्टम जो डेवलप की थी ना, उससे करप्शन और मिस कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और आगे चल के इसी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा, जो हम आगे बढ़ेंगे। जो वॉरेन हेस्टिंग उसके बाद आएगा, पहले गवर्नर था और उसके बाद गवर्नर जनरल स्थापित किया, जो एक्ट में हम देखेंगे। वो रिप्लेस द क्लाइव्स ड्यूल सिस्टम एंड रिफॉर्म द स्ट्रेंथन डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल इन बंगाल।
and while preserving commercial interests. जिसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने कई सुधार किए थे, जिसमें पहला था जुडिशियल रिफॉर्म, विच एस्टैब्लिश सिविल कोर्ट दीवानी अदालत अंडर द ब्रिटिश कलेक्टर एंड क्रिमिनल कोर्ट निजामत अदालत अंडर द मुस्लिम लॉ ऑफिसर विथ ब्रिटिश ओवरसाइट। एंड उसके ऊपर अपील वन वेंट टू द सदर्न दीवानी अदालत इन कलकत्ता। Okay, and then he established the revenue collection system, because earlier we know that in the Robert Clive, the revenue system is very much exploitable. So that's why Warren Hastings established a farming system which introduces a 5-year plan, and in which the replacing the zamindari system. This maximize the short-term revenue but often lead to peasant exploitation, because इस समय तक ब्रिटिशरों को कोई एक एस्टेब्लिश रेवेन्यू सिस्टम डेवलप नहीं की थी, इसी वजह से पीजेंट का एक्सप्लॉइटेशन होता था, जिससे जो उत्पादन कम होता तो जो व्यापार करना था, व्यापार का उद्देश्य उसमें निवेश करना था, वो भी कम हो जाता था। इसलिए बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने उसको 5 साल से घटाकर एन्युअल कर दिया था, और लेकिन आगे उसको डेवलप करेगा, वो हम देखेंगे। एंड वॉरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड एबोलिश द ड्यूअल सिस्टम विद द कंपनी ऑफिसर डायरेक्टली कंट्रोल रेवेन्यू जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो कंबाइंड रोल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर जज एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और वो वॉरेन हेस्टिंग के अंतर्गत ही लीगल कोडिफिकेशन हुआ, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर था उसका जो ब्रिटिशरों को निभाना था, तो जो उस समय तक जो हिंदू और मुस्लिम लॉ थे उसका कंपाइलेशन किया और उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जिससे वो स्टैंडर्डाइजेशन कोड बना सके। एंड दिस इज द ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, मीन्स Orientalist approach say about that govern Indians through their tradition but interpret via British legal framework। इसका मतलब था कि भारतीयों को उसके रूप से ही शासित किया जाए, लेकिन उसमें ब्रिटिश संस्थान का निर्माण किया जाए, इसी वजह से लीगल कोडिफिकेशन किया गया। और कल्चरल इनिशिएटिव में फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिससे भारतीय हिस्ट्री को पढ़ा जा सके और उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश डेवलप कर सके। एंड सपोर्ट ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप while the beginning to interact Western knowledge to establish intellectual dominance. And then after financial reform, he established first British Indian banking system, standardized currency and accounting, and implemented auditing procedure to reduce the corruption among the company officer. लेकिन डिस्पाइट दिस रिफॉर्म हेस्टिंग फेस्ड इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। अगर प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आता है ना तो किस गवर्नर जनरल का इम्पीचमेंट हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, फॉर एलिगेंट करप्शन एंड ओपोजिशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित करने का ये पहला प्रयास था, फर्स्ट पार्लियामेंट्री अटेम्प्ट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी बीच जो एक गवर्नर था उसके बदले गवर्नर जनरल का पद निर्माण किया गया और बंगाल पर उसका स्थापित किया गया, जो था कौन, वॉरेन हेस्टिंग, अपॉइंट एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल विथ काउंसिल ऑफ 4, यानी कि एक काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ 4, जिसका जो भी निर्णय था वो अकेला गवर्नर नहीं लेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेजोरिटी पे वोटिंग होगी, उसी बाद गवर्नर जनरल अपना निर्णय ले सकता है, कोई भी वॉर का हो, कोई रेगुलेशन का हो, इसलिए which limited governor general's power। And also judicial reform, in which the regulating act established Supreme Court at Calcutta. It applied English law to British subject while respecting native
custom for Indian population. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया, जो कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट टू रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर, and which prohibited company servant from accepting gift and engaging in private trade. क्योंकि करप्शन की जो प्रावधान था वो प्राइवेट मेंबर प्राइवेट सर्वेंट कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए एक था। तो मेजरली इसमें क्या 3-4 पॉइंट है याद रखने के लिए प्रीलिम के लिए, कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट किया और गवर्नर जनरल का पद बनाया, और गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल ऑफ 4 बनाई गई, जनरल काउंसिल ऑफ, जो मेजोरिटी पे निर्णय लेगी, और जुडिशियल रिफॉर्म के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, और कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर को अपना रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना था। उसके बाद हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आई, विच एस्टैब्लिश ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन in British Rome, in which it controlled the board of control, who lead by cabinet minister to supervise companies India's territory. यानी कि दो द्वैत शासन शुरू हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड रिलेटेड अफेयर देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो वॉर और पॉलिटिकल जो वॉर होती है ना उसका निर्णय लेगी और उसकी देखरेख रखेगी। इसी वजह से इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसका अंत 1858 का जो एक्ट है ना, फर्स्ट म्यूटिनी होगी उसके बाद लिया जाएगा। इसलिए याद रखना है कि यहीं से केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। जो फर्स्ट एक्ट था ना उसी से सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस शुरू हो गई थी, उसी में से डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। ओके, नेक्स्ट, पावर redistribution. Company retained the commercial operation while the crown controlled the political decision, which already we know that. And the governor general authority, it strengthened the governor general's power over the presidency of Madras and Bombay. And end expansion explicitly mentioned prohibited aggressive war and treaty making the Indian state without परमिशन। इस मीन्स के पिट्स इंडिया एक्ट ये बोल रहा था कि ज्यादा वॉर लड़के आर्थिक संकट और आर्थिक बोझ कंपनी पर कम किया जाए, लेकिन हमने देखा आगे कि कैसे एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर युद्ध होता रहा, और अपना उसका क्या कारण था, एक तो अपना मेन कारण था ट्रेड पर अपना कंट्रोल करना था। ओके, अब कॉर्नवालिस की एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हम लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो तो रिवीजन हो सके। इसी बीच ये 4 क्वेश्चन है, आप ट्राई करना 1 2 3 4, इसके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, लास्ट में देख लेना, आप क्वेश्चन ट्राई करना प्रीलिम के लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।